नमो नमः। आज हम भरत मुनि विरचितम नाट्य शास्त्र के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा दृश्य काव्य होने से नाट्य विधा का विशिष्ट महत्व है। इसे कवित्व की चरम सीमा मानकर आचार्यों ने इसकी महत्वता सिद्ध की है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में ही नाट्य को तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन कहा है तथा इसे पंचम वेद बतलाया है। नाट्यशास्त्र अपने विषय का अद्वितीय ग्रंथ है। संसार भर में इस विषय पर इतना परिपूर्ण और प्राचीन अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। नाट्य ज्ञान के अतिरिक्त इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का भी बहुत अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इसमें नाट्य, नृत्य, संगीत तथा अलंकार आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इसमें रस का अत्यंत विस्तृत विवेचन समुपलब्ध होता है। भारतीय नाट्य के इतिहास में नाट्यशास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्यशास्त्र के अनुसार इसके प्रवक्ता ब्रह्मा और इसके प्रयोगकर्ता भरत मुनि हैं। इसकी में जो श्लोक संख्या है वो 6000 मानी गई है तथा इसमें कुल 36 अध्याय हैं, किंतु इसकी कई प्रतियों में अध्यायों की संख्या 37 समुपलब्ध होती है। यह ग्रंथ छंदोबद्ध है। छंद प्रायः अनुष्टुप छंद है। कतिपय स्थल गद्यमय भी प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य के काव्यशास्त्री ग्रंथों में भरत मुनि विरचितम नाट्यशास्त्र का अद्वितीय स्थान है। यह काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें सभी नाट्यशास्त्री विषयों का तथा अनेक अवान्तर कलाओं का सांगोपांग विवेचन किया गया है। नाट्य परंपरा का जो मूल उत्सव वेदों को ही माना जाता है। अब हम भरत मुनि जो हैं उनके जीवन वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी को देखते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में भरत मुनि सबसे प्राचीन आचार्य हैं, परंतु उनके जीवन वृत्त तथा नाट्यशास्त्र के रचना काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। संस्कृत साहित्य में पंच भरत जैसे 5 नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला दशरथ पुत्र भरत, दूसरा दुष्यंत पुत्र भरत, तीसरा मादंता के पपौत्र भरत, चौथा अवधूत ऋषि यानी जड़ भरत और नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि। विद्वानों के मतानुसार इनमें से भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र का प्रणयन किया है। भरत मुनि और उनके नाट्यशास्त्र के विषय में कुछ विद्वानों के मत को अगर हम देखें तो उनमें सबसे पहला जो मत उभर कर सामने आता है वो है युधिष्ठिर मीमांसक, जिन्होंने 500 ईस्वी पूर्व बताया है। इनका मत है कि नाट्यशास्त्र पर कातंत्र व्याकरण जो 500 ईस्वी पूर्व का प्रभाव है, अतः नाट्यशास्त्र का जो समय है वह 500 ईस्वी पूर्व है। डॉक्टर मनमोहन घोष जो इसका समय 400 ईस्वी पूर्व बताते हैं, ये नाट्यशास्त्र की भाषा के आधार पर इसका काल 400 ईस्वी पूर्व निर्धारित करते हैं। अगले हमारे विद्वान आते हैं डॉक्टर एस.के. डे। नाट्यशास्त्र की भाषागत शैली के आधार पर ये नाट्यशास्त्र का काल 200 ईसा पूर्व स्वीकृत करते हैं। अगले विद्वान हैं पांडुरंग वामन काणे। इनके मतानुसार नाट्यशास्त्र के गद्य एवं आर्याओं की रचना 200 ईसा पूर्व हो गई थी। अगले हमारे आदरणीय विद्वान संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के निर्माणकर्ता के संदर्भ में जिनकी पुस्तक है प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय। यह नाट्यशास्त्र को अनेक लेखों की कृति मानते हैं और इसके काल को 200 ईस्वी पूर्व मानते हैं। प्रोफेसर सिल्वालेवी, इनका मत है कि भारत में 200 ईस्वी में इंडो सिथिनियन क्षत्रपों का शासन था, जिन्हें स्वामी कहा जाता था। नाट्यशास्त्र में भी राजा को स्वामीन कहा गया, अतः नाट्यशास्त्र का समय 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। एबेकित ये नाट्यशास्त्री परंपरा को अर्वाचीन मानते हैं, अतः ये भरत का काल 300 ईस्वी पूर्व मानते हैं। प्रोफेसर आर भंडारकर, इनका मत है कि नाट्यशास्त्र में मार्जना मूर्जना शब्दों का प्रयोग हुआ है,
अमरकोश में यह शब्द प्राप्त नहीं होता है, अतः नाट्यशास्त्र यानी अमरकोश के बाद इसकी जो समयावधि वह 425 ईसा पूर्व की कृति है। मैकडोनल्ड जो इसका समय निर्धारित करते हैं वे नाट्यशास्त्र की भाषा के आधार पर इसका समय 600 ईस्वी स्वीकृत करते हैं। इसके साथ ही महाकवि कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति, मम्मट, आनंदवर्धन प्रभृति आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भरत मुनि तथा उनके नाट्यशास्त्र का सादर श्रवण किया है। सामान्यतः विद्वानों ने भरत मुनि और उनके नाट्यशास्त्र का समय 400 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। इस तरह से हमारे भरत मुनि का जो समय है वह 400 या 300 से 400 ईस्वी के मध्य को स्वीकृत किया जा सकता है। भरत मुनि के व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो नाट्यशास्त्र के बृहद आकार रूप को देखकर कुछ विद्वान शंका करते हैं कि नाट्यशास्त्र किसी एक भरत की रचना नहीं है अथवा अनेक भरतों की है। भरत काल्पनिक नाम है अथवा ऐतिहासिक। इस विषय में निम्न अगर हम तथ्यों को देखें तो भरत विषयक विभिन्न मत साहित्य में समुपलब्ध होते हैं। भरत एक व्यक्ति का नाम है या भरत एक जाति का नाम है या भरत नाट्य के सहयोगी सभी व्यक्तियों को भरत कहा जाता है। अतएव कुछ आचार्य नाट्यशास्त्र को एक ही भरत की कृति न मानकर अनेक भरतों की कृति मानते हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष के अनुसार अभिनय करने वाले नट भरत कहलाते हैं। अतः भरत नामक जाति की कृति है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरता नाम पद द्वारा नाट्य सहयोगी सभी व्यक्तियों को भरत कहा गया है। अभिनव गुप्त के एक नास्तिक गुरु का मत है कि नाट्यशास्त्र का प्रणय सर्वप्रथम सदाशिव ने किया, तदंतर ब्रह्मा, फिर भरत मुनि ने किया। पी.वी. काणे इनके मतानुसार नाट्यशास्त्र किसी एक भरत की रचना न होकर अनेक भरतों की रचना है। इतना वृद्ध कला ग्रंथ कोई एक व्यक्ति नहीं रच सकता है। निश्चय ही नाट्यशास्त्र अनेक कला मर्मज्ञों की कृति है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मतानुसार वर्तमान नाट्यशास्त्र किसी एक समय एवं एक लेखक की कृति नहीं है, यह अनेक लेखकों एवं अनेक शताब्दियों के दीर्घ व्यापार का परिणत फल है। आचार्य विश्वेश्वर, दामोदर गुप्त, हेमचंद तथा राजशेखर प्रभृति विद्वान एकमात्र भरत मुनि को ही नाट्यशास्त्र का प्रणेता मानते हैं। इस विषय में नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव भारती टीका के यशस्वी प्रणेता काश्मीरी महर्षि आचार्य अभिनव गुप्त सब प्रमाण एकमात्र भरत मुनि को ही नाट्यशास्त्र का प्रणेता सिद्ध करते हैं। अब हम भरत मुनि के कृतित्व को देखें तो भरत मुनि विरचित अद्वितीय, अलौकिक, अपूर्व तथा विश्वकोश ऐसा नाट्यशास्त्र निश्चय ही न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भरत शब्द की सुंदर व्याख्या समुपलब्ध होती है, जिसमें कहा गया है नाट्यवेदम इदम यस्मात् भरतेति मयो उदितम तस्मात् भरत नामनो भविष्यत जगत्त्रय। यानी मुझ ब्रह्मा द्वारा इस नाट्यवेद का भरण पोषण किया है, ऐसा आदेश दिया गया, अतः तुम जगत त्रय में भरत नाम से विख्यात होंगे। इस तरह से भरत शब्द की सुंदर व्याख्या हमें वह भाव प्रकाशन नामक इस ग्रंथ में समुपलब्ध होती है। अब हम नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु को देखें तो नाट्यशास्त्र में सबसे पहले यह विश्वकोश यानी भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र का विश्व वाङ्मय में अद्वितीय स्थान है। इसमें सभी विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। स्वयं नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि का कथन है कि इस विश्व का कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग तथा कर्म नहीं है जो इस नाट्यशास्त्र में दिखाई न दे। भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता आचार्य शारदायतन के अनुसार नाट्यशास्त्र के दो रूप हैं, वृद्ध नाट्यशास्त्र और लघु नाट्यशास्त्र। वृद्ध नाट्यशास्त्र में 12,000 श्लोक है तथा इसके रचनाकार वृद्ध भरत है, और लघु नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है तथा इसमें 6,000 श्लोक है। इस प्रकार वृद्ध नाट्यशास्त्र को द्वादश शास्त्रीय संहिता तथा लघु नाट्यशास्त्र को षट शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। परंतु अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र को एकमात्र भरत मुनि की ही कृति सिद्ध करते हैं। ये नाट्यशास्त्र को षट शास्त्रीय संहिता कहते हैं तथा भरत मुनि को षट शास्त्रीय संहिताकार। इस प्रकार भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा 6,000 श्लोक हैं। इसमें भरत मुनि ने सर्वप्रथम काव्य का प्रमुख तत्व रस होता है इसे प्रतिपादित किया है।
सूत्र, भाष्य और कारिका। संपूर्ण नाट्य शास्त्र सूत्र, भाष्य और कारिका के रूप में त्रिधा विभक्त है। यानी सूत्र यानी मूल या नाट्य शास्त्र का सूत्रात्मक है। भाष्य, सूत्र पर भरत ने भाष्य व्याख्या लिखी है। कारिका यानी श्लोक, इसमें भरत मुनि ने स्वयं के तथा अन्य आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है। विषय वस्तु विवेचन में अगर देखें तो भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में समूपलब्ध है, लेकिन इसकी कुछ प्रतियों में इसमें 37 अध्याय भी समूपलब्ध होते हैं, ऐसा माना गया है। इसके अध्यायों में इसका जो प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं में है, और एमए की क्लास में इसका षष्ठ अध्याय है, जिसमें रस सूत्र विवेचन, रस सिद्धांत की स्थापना का अध्ययन परीक्षा के लिए अपेक्षित है। इसका प्रथम जो अध्याय है इसमें नाट्य उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में प्रेक्षागृह निर्माण विधि का वर्णन है, और उसका जो छठा अध्याय है रस सूत्र विवेचन यानी रस सिद्धांत की स्थापना की गई है। इस प्रकार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सप्त दीप अनुकरण करता है। निश्चय ही भरत का नाट्य शास्त्र दुखी, श्रांत तथा शोकार्त जनों के मन को विश्रांति प्रदान करता है। नाट्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में अगर हम इस पर एक दृष्टिकोण से देखें तो नाट्य कला विषयक समूपलब्ध ग्रंथों में यद्यपि भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र सर्वाधिक प्राचीन है, तथापि भरत मुनि के समकालीन कुछ परवर्ती तथा कुछ पूर्ववर्ती और परवर्ती अनेक नाट्य शास्त्रकार हुए। यथा भरत मुनि के पूर्ववर्ती नाट्य शास्त्रकारों में नट सूत्रकार आचार्य शिलालीन, कृशाशव, कोहल, वात्सल्य, सांडिल, ध्रुतिल, दतिल, नखकूट, अशमकूट, बादरायण, सातकर्णी, नंदी, तुम्बरु, विशाखिन, चारायण, सदाशिव, पदम्भु, द्रोहिण, व्यास, कात्यायन, राहुल, गर्ग आदि आचार्य प्रसिद्ध हैं। इनमें कोहल, वात्सल्य, सांडिल्य तथा ध्रुतिल आदि आचार्य अति प्रसिद्ध हैं। भरत मुनि के परवर्ती अगर नाट्य शास्त्र देखें तो भरत मुनि के उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने नाट्य शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाया, जिनमें निम्न आचार्य अगर हम देखें तो आते हैं, जिसमें धनंजय जिन्होंने 10 रूपक की रचना की, राजा भोज जिन्हें श्रृंगार प्रकाश की रचना की, सागर नंदी जिन्होंने नाट्य लक्षण रत्न कोश की रचना की, रामचंद्र गुणचंद्र जिन्होंने नाट्य दर्पण की रचना की, हेमचंद्र जिन्होंने काव्य अनुशासन की रचना की, रुयक जिन्होंने अलंकार सर्वस्व की रचना की, शारदायतन जिन्होंने भाव प्रकाशन की रचना की, सिंह भोपाल जिन्होंने नाटक परिभाषा की रचना की, विद्यानाथ जिन्होंने प्रताप रुद्र यशोभूषणम की रचना की, रूप गोस्वामी जिन्होंने नाटक चंद्रिका की रचना की, और विश्वनाथ कविराज जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। अगर नाट्य शास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकारों में हम देखें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, परंतु संप्रति अभिनव गुप्त परिणित अभिनव भारती अथवा नाट्य वेद विवर्ती, जिसका अन्य नाम भी है, अपर नाम भी है, एक ही टीका समूपलब्ध होती है। यानी अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, जिसका दूसरा नाम नाट्य वेद विवर्ती टीका है, यही टीका समूपलब्ध होती है। आचार्य सांगधर ने अपने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में भरत नाट्य शास्त्र की 6 टीकाकारों का परिणय किया है, जिनमें लोलट, उद्भट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त तथा कीर्तिकर। तद अतिरिक्त भी नाट्य शास्त्र के अनेक टीकाकार हुए, जिनमें से 4 टीकाकार अति प्रसिद्ध है, जिनमें सबसे पहले आते हैं लोलट, दूसरे हैं शंकुक, तीसरे हैं नायक जिन्हें भट्टनायक भी कहा जाता है, और चौथे हैं हमारे अभिनव गुप्त। यानी जिनका समय अभिनव गुप्त के बारे में अगर हम देखें, सामान्य जानकारी देखें तो अभिनव गुप्त का समय 1000 ईस्वी पूर्व होता है। नाट्य शास्त्र पर कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त विरचित अभिनव भारती नामक टीका अत्यंत पांडित्यपूर्ण एवं लोक विश्रुत है। यह टीका नाट्य शास्त्र के सभी विषयों का सम्यक प्रकाशन करती है। इसमें इन्होंने प्राचीन नाट्यकारों और टीकाकारों का भी उल्लेख किया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की विरचना की। ये ग्रंथ निम्न है, यानी अभिनव गुप्त के जो ग्रंथ है उसमें हम देखें तो तंत्र शास्त्र पर इन्होंने तंत्रालोक नामक ग्रंथ विरचित किया, ईश्वर प्रतिविज्ञा पर ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शनी टीका लिखी, दमनियालोक पर इन्होंने लोचन टीका लिखी तथा नाट्य शास्त्र पर इन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी। विद्वानों के अनुसार नाट्य शास्त्र पर विरचित अभिनव भारती नामक टीका मानो आचार्य अभिनव गुप्त को अभिनव भरत के रूप में प्रतिष्ठापित करती है। इस तरह से आज हमने भरत मुनि विरचितम नाट्य शास्त्र के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। इसके जो रचनाकार हैं भरत मुनि के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके
नाट्यशास्त्र में प्रमुख प्रतिपाद्य जो विषय है उनके बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त की। नाट्यशास्त्र पर जो प्रसिद्ध टीका है अभिनव गुप्त विरचित अभिनव भारती के बारे में पढ़ा तथा अभिनव गुप्त के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। अगली वाली क्लास में हम नाट्यशास्त्र का जो 6ठ अध्याय जो हमारे परीक्षा के लिए अपेक्षित है उसके सामान्य वस्तुओं, उसके सामान्य विषयों वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।